हेलो, कैसे प्यारे बच्चों आप सभी। मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बच्चों, आज मैं जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो है आपकी स्वामी की दादी पार्ट 2। इसका मैं पार्ट 1 पहले बना चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्वामी की दादी। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों इसमें कहानी से। सच, राजम बड़ा बहादुर लड़का है। स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही? तो इसका उत्तर है दादी राजम को अच्छी तरह नहीं जानती थी, इसीलिए स्वामी को ऐसा लगा कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही। दूसरा प्रश्न है कि मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना? मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख इसलिए माना क्योंकि वह मेडल स्वामी के दादाजी को एमए पास करने पर मिला था। वह उनकी सफलता की निशानी था, लेकिन बुआ ने उसे तुड़वाकर चूड़ियां बनवा ली थी, इसीलिए दादी ने महामूर्ख माना। क्योंकि बच्चों, जब हमें कोई चीज हमारी मेहनत के बाद हमारे पुरस्कार स्वरूप मिलती है तो उसकी कीमत हमारे लिए और भी बढ़ जाती है। तो वो जो मेडल था वो बहुत ही कीमती था, लेकिन बुआ ने उससे तुड़वाकर चूड़ियां बनवा ली अपने लिए, इसीलिए दादी ने उन्हें महामूर्ख माना। पाठ के आधार पर दादी या स्वामी के स्वभाव, आदतों आदि के बारे में तुम्हें क्या पता चलता है? किसी एक के बारे में 10-12 वाक्यों में लिखो। तो बच्चों, इसमें हमने जो ये पाठ पढ़ा आपका स्वामी की दादी, तो चलिए हम इसमें स्वामी नाथन बच्चे के बारे में हमने जो पढ़ा है हम उसी के बारे में लिख लेते हैं। स्वामी एक छोटा सा बच्चा है। वह अपनी दादी के साथ रहकर बहुत खुश है। वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता है। वह अपने दोस्त की बातें अपनी दादी को बढ़ा चढ़ाकर बताता है, लेकिन जब उसकी दादी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती तो उसे गुस्सा भी आ जाता है। उसे पुरानी बातें सुनना अच्छा लगता है। वह दादी से अपनी बातें ध्यान से सुनने के लिए कहता है, लेकिन स्वयं उनकी बात ध्यान से नहीं सुनता। तो आपने देखा स्वामी किस तरह का बच्चा है। स्वामी एक बहुत ही छोटा सा बहुत प्यारा बच्चा है। अब आता है तुम्हारी समझ से। स्वामी ने राजम को ऊंची चीज माना। क्या तुम स्वामी की राय से सहमत हो? अपने उत्तर के कारण लिखो। तो इसका उत्तर है हाँ, हम भी स्वामी की राय से सहमत है, क्योंकि राजम के पास पुलिस की वर्दी थी। उसके पिता पुलिस अधीक्षक थे। राजम पढ़ने लिखने में भी बहुत होशियार था और उसने शेर को भी मारा था। अब आता है स्वामी का अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था? 3-4 वाक्यों में लिखो। तो स्वामी अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। वह अपनी दादी की गोद में स्वयं को सुरक्षित महसूस करता था। वह अपनी दादी के साथ बहुत खुश रहता था। तो बच्चों, उसका जो रिश्ता अपनी दादी के साथ था वो बहुत ही प्यारा रिश्ता था, बहुत ही प्यार से भरा हुआ रिश्ता था। कहानी और तुम। अब इसका पहला प्रश्न है बच्चों, स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। किसी व्यक्ति का रौब किन बातों से पता चलता है? तो इसका उत्तर है किसी व्यक्ति का रौब उसके पद, उसके व्यक्तित्व और अन्य लोगों में उसके आदर सम्मान से पता चलता है। आपने देखा होगा ना, जैसे कोई रौबदार व्यक्ति होता है तो उसके हम किसी के बारे में मतलब पूछते हैं ना, कौन से पद में है, उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनको आसपास के लोग किस तरीके से आदर, कितने कैसे लोग उनको आदर और सम्मान देते हैं, तो उसी से तो पता चलता है ना। क्या तुम्हारे आसपास कोई रौबदार व्यक्ति है? शब्दों के जरिए उसका खाका खींचो, यानी बताओ, शब्दों के माध्यम से बताओ कि वो कैसे रौबदार व्यक्ति है। तो इसका उत्तर है हमारे घर के पास एक रौबदार फौजी अंकल है। वह फौज से रिटायर्ड है। उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, उनका शरीर भी काफी मजबूत और गठीला है। उनकी आवाज बहुत बुलंद है और वह सदा खुश रहते हैं
और सभी लोग फौजी अंकल का सम्मान करते हैं, वो भी सभी लोगों से बहुत प्यार करते हैं। अपनी तरीके से भी आप लिख सकते हैं, आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति हों जिनका जो है व्यक्तित्व तो बहुत ही रौबदार हो, जो देखने में एकदम, आपने देखा होगा ना कई लोग एकदम चेहरे से ही रौबदार लगते हैं, एक तो उनके बारे में आप लिख सकते हैं इसमें। स्वामीनाथन दादी के पास बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। तुम कब असुरक्षित महसूस करती हो या करते हो? तो इसमें बच्चों, जब हम अपने माता-पिता से दूर हों या अकेले हों, उस समय हम स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं। आपने देखा होगा कि जब बच्चे अपने माता-पिता के समक्ष रहते हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं, तो वह स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि अब हम सुरक्षित हैं, लेकिन जब वो अकेले होते हैं, तो वह स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं। तुम इन हालात में कैसा महसूस करती हो? अब इसमें देखिए कुछ कंडीशन दी गई हैं कि इन कंडीशन में आप स्वयं को कैसा महसूस करती हो। तो सबसे पहले है कि दोस्त के घर में, तो देखिए दोस्त के घर में हम खुशी महसूस करते हैं, है ना? आप यहाँ पे लड़का है तो करता हूँ लिखेंगे और लड़की है तो करती हूँ लिखेंगी, है ना? जब तुम पहली बार किसी के घर जाती हो या जाते हो तो कैसा महसूस करते हो? जब पहली बार किसी के घर जाती हूँ या जाता हूँ तो थोड़ा संकोच महसूस करती हूँ या करता हूँ, है ना? आपने देखा होगा जब हम पहली बार किसी अजनबी के घर जाते हैं या हम किसी को ऐसे व्यक्ति के घर जाते हैं, जब हम कभी-कभी जाना हमारा होता है, तो हमें वहाँ संकोच का अनुभव होता है। लेकिन जहाँ हम जाते रहते हैं, तो वहाँ हमें संकोच का अनुभव नहीं होता। हम अपने मित्रों के घर जाते हैं, हम अपने सगे-संबंधियों के घर जाते हैं, तो हमें वहाँ संकोच का अनुभव नहीं होता है। हमको अजनबीपन नहीं लगता है, लेकिन अगर हम पहली बार किसी के घर जाते हैं तो हमको संकोच होता है, थोड़ा हमको वहाँ अजनबीपन महसूस होता है। रेलगाड़ी या बस में किसी सफर पर, तो रेलगाड़ी या बस में सफर करते समय मैं बेहद खुशी का अनुभव करता हूँ या करती हूँ। आपने देखा होगा ना, जब हम कहीं जाते हैं, रेलगाड़ी से जाते हैं या बस से जाते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है और ज्यादातर आपने देखा होगा बच्चे क्या करते हैं, खिड़की की साइड में बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां से उन्हें बाहर के नजारे दिखाई देते हैं, चाहे बस हो या ट्रेन हो, सभी चाहते हैं कि वो खिड़की की तरफ देखें, खिड़की की तरफ बैठे और वहां से बाहर के जो नजारा है उसका अनुभव करें। अब आता है जब तुम मुख्य अध्यापक के कमरे में जाती हो। तो जब मैं मुख्य अध्यापक के कमरे में जाती हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा भय का अनुभव होता है। आपने देखा होगा, जब विद्यालय में बच्चे मुख्य अध्यापक या अध्यापिका के कमरे में जाते हैं, भले ही उनकी गलती नहीं भी होती, लेकिन जब उन्हें बुलाया जाता है, वो वहाँ जाते हैं, तो उन्हें कहीं न कहीं मन में ये भय होता है कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई? मुझे क्यों बुलाया गया? शायद मुझसे कोई गलती हो गई हो, है ना? तो थोड़ा-सा जो है भय का अनुभव होता है। या भय लगता है या डर लगता है। उसके बाद है देखिए, सब मजिस्ट्रेट कौन होता है? पता करो। क्या वह पुलिस विभाग में होता है? तो इसका अर्थ है कि सब मजिस्ट्रेट एक जज होता है। वह पुलिस विभाग में नहीं होता है। अब बच्चों आता है, तुम्हारा घर या स्कूल किस थाने में आता है? थाने में कौन-कौन से पद होते हैं? उन व्यक्तियों के नाम भी पता करो जो इन पदों पर हैं। नीचे दी गई तालिका में इकट्ठी की गई जानकारियों को दर्ज करो। तो बच्चों देखिए, ये आप स्वयं करेंगे कि आपका घर या स्कूल किस थाने में आता है। तो उसमें देखिए, आप थाने का नाम आप लिख देंगे कि कौन से थाने के अंतर्गत आपका स्कूल या आपका घर आता है और उसमें कौन से पद पर कौन सा व्यक्ति कार्यरत है। तो देखिए थाने में, ये मैं आपको बता देती हूँ कि थाने में कौन-कौन से पद होते हैं। तो थाने में देखिए, नीचे से हम ऊपर को जाएँगे, है ना? सबसे जो छोटा पद होता है बच्चों थाने में, वो सिपाही का होता है। सिपाही से बड़ा होता है हवलदार, हवलदार से बड़ा होता है सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर से बड़ा होता है इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर से बड़ा होता है एसएचओ आदि जो है थाने में पद होते हैं। उसके बाद देखिए नीचे है, आप यहाँ पर थाने का नाम लिखेंगे, आपका घर या स्कूल जिस भी थाने में आता होगा उस थाने का आप यहाँ पे नाम लिख देंगे। अब ये देखिए पद है, तो उस थाने में आप देखियो एसएचओ पद पर कौन व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम आप मालूम करके लिख सकते हैं।
या लिखेंगे आप इंस्पेक्टर कौन है उस थाने में, सब इंस्पेक्टर कौन है, हवलदार कौन है, सिपाही कौन है, तो ये आप स्वयं करेंगे। ठीक है। अब है दादी का बक्सा। उसका उसका शब्द आया बच्चों यहाँ पे दादी के लिए। ठीक है। सामान था 5 दरियां, 3 चादरें, लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। तो प्रश्न है इसमें से दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी क्यों रखती होंगी? तो इसका उत्तर है दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी खाने के लिए रखती होंगी। आपने देखा होगा बच्चा कुछ लोगों को खाना खाने के बाद में इलायची, लौंग या सुपारी मुंह में डालने की आदत होती है ना, तो दादी को भी ऐसी आदत होगी शायद, इसलिए उन्होंने अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी खाने के लिए रखी होगी। अब उसके बाद है दूसरा प्रश्न, क्या तुम्हारे घर में इसका इस्तेमाल होता है? किस किस तरह से होता है? अब बच्चों यहाँ पे इसका शब्द, इसका जो अर्थ आया है वो है आपका किसके लिए आया है? ये शब्द जो प्रयोग हुआ है इलायची, लौंग और सुपारी के लिए। क्या तुम्हारे घर में इलायची, लौंग और सुपारी का इस्तेमाल होता है और किस किस तरीके से होता है? ठीक है, क्योंकि कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इसका शब्द आया किस लिए है। अब देखिए इसका अर्थ है कि हमारे घर में भी इसका इस्तेमाल होता है, परंतु इसका इस्तेमाल अलग अलग चीजों को बनाने में होता है। जैसे देखिए चाय बनाने में इलायची का प्रयोग, विभिन्न मीठे पकवान बनाने में, सब्जी में मसाले के रूप में, और सुपारी का प्रयोग पूजा में होता है। कई लोग खाने में भी प्रयोग करते हैं। अब देखिए जैसे चाय बनाते हैं तो कई लोग चाय में इलायची डालते हैं, लौंग भी डाल देते हैं, और इलायची का प्रयोग हम विभिन्न जो मीठे पकवान बनाते हैं उसमें इलायची का पाउडर बना करके ऊपर से डालते हैं, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और इसी तरीके से जो हम सब्जियां बनाते हैं उसमें भी मसाले के तौर पे लौंग का इस्तेमाल करते हैं हम, और इलायची पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे सब्जी में और भी ज़्यादा खुशबू आ जाती है, और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बन जाती है। और सुपारी का प्रयोग हम अक्सर ज़्यादातर पूजा पाठ में करते हैं, और कई लोग खाने में भी पान के साथ सुपारी का इस्तेमाल करते हैं। अब आता है सिक्कों के बारे में, क्योंकि दादी के बक्से में क्या थी, देखो हमने जो लौंग, इलायची और सुपारी थी उसके बारे में तो हमने बात कर ली। अब आते हैं सिक्के, क्योंकि दादी के बक्से में क्या थे, सिक्के भी पड़े हुए थे ना तांबे के, तो उनके बारे में बात करते हैं। तांबे के सिक्के बनाने के लिए किस किस धातु का इस्तेमाल होता है? तो बच्चों तांबे के जो सिक्के बनाए जाते हैं उनको बनाने के लिए तांबे तथा लोहे का इस्तेमाल होता है। तांबे के साथ साथ लोहा भी मिलाया जाता है, तब उसके सिक्के ढाले जाते हैं। अब देखिए आता है सिक्के कौन कौन सी धातु के बने हो सकते हैं। तो बच्चों सिक्के अनेक धातु के बने हो सकते हैं, जैसे सोने के सिक्के, चांदी, तांबे, लोहे, पीतल, गिलट आदि धातुओं के बने हो सकते हैं। उसके बाद है आपका शब्दों की बात। नीचे पहले स्तंभ के रेखांकित विशेषणों और दूसरे स्तंभ के शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। तुम एक से अधिक वाक्यों का सहारा भी ले सकती हो। अब जैसे देखो ऊल जलूल, ऊल जलूल क्या है, ये विशेषण है, ये कल्पना, और इधर दूसरे उसमें चेतावनी शब्द है, मिठास है, समर्थन है, और हमारे पहले कॉलम में रूखा, स्वर, खूंखार, डाकू, तो इनको मिलाकर के हमको वाक्य बनाने हैं, वाक्यों की रचना करनी है। तो चलिए देखिए हम पहला वाक्य की रचना करते हैं। मैंने तुम्हें ऊल जलूल नहीं बोलने की पहले ही चेतावनी दी थी। अब देखिए हमने पहले कॉलम में से ऊल जलूल और चेतावनी मिलाकर के हमने एक वाक्य बना दिया कि मैंने तुम्हें ऊल जलूल नहीं बोलने की पहले ही चेतावनी दी थी। उसके बाद है रूखा। आज रूखा भोजन कर लो, लेकिन कल तुम्हें तुम्हारी पसंद का मिठास से भरपूर भोजन अवश्य मिलेगा, यानी तुम्हारी पसंद का तुम्हें मीठे पकवान अवश्य मिलेंगे। उसके बाद है खूंखार और समर्थन, ये मिलाकर के हमने वाक्य बनाया है, जोगा सिंह एक खूंखार डाकू है। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ, यानी मैं इस बात का को बताता हूँ कि वह डाकू, खूंखार डाकू है। नीचे कहानी के से कुछ वाक्यों के अंश दिए गए हैं, जिनमें इनमें जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका लिंग पहचानो और लिखो। तो बच्चों इसमें जो है जैसे पुलिस की वर्दी, तांबे के सिक्के, 10वां हिस्सा,
काफी बड़ा दफ्तर, अपने सारे सामान और उस जैसा महामूर्ख, ये कहानी में से आपके कुछ अंश दिए गए हैं, वाक्यों के अंश दिए गए हैं। इनमें आपको जो है लिंग पहचानना है कि इसमें लिंग कौन सा है। और देखिए सबसे पहले में पुलिस की वर्दी, तो वर्दी क्या है? वर्दी बच्चों स्त्रीलिंग शब्द है, वर्दी स्त्रीलिंग शब्द है। काफी बड़ा दफ्तर, दफ्तर पुल्लिंग शब्द है। तांबे के सिक्के, अब सिक्के बच्चों पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। और अपने सारे सामान, सामान भी पुल्लिंग शब्द है। 10वां हिस्सा, हिस्सा भी पुल्लिंग शब्द है। और उस जैसा महामूर्ख, महामूर्ख भी पुल्लिंग शब्द है। तो देखा आपने कि किस तरीके से हमने कहानी के जो वाक्यों के अंश थे उनमें हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का चुनाव किया कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो बच्चों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।